Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. So, am I audible to everyone? और स्क्रीन भी विजिबल है सबको? Yes, sir. ठीक है, सो स्क्रीन विजिबल है और आवाज़ जा रही है सबको? Yes, sir. सो तुम लोग को जो ओरिएंटेशन क्लास है उसमें फिजिक्स के बारे में या फिर ओवरऑल केबीपीवाई के बारे में इंफॉर्मेशन मिल ही गया है, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे वापस से। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया या फिर एग्ज़ाम पैटर्न हो गया या फिर सिलेबस हो गया, ये सब सारी चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा टाइम मतलब स्पेंड नहीं करते हैं। पॉइंट सिंपल सा ये रहेगा कि जो तुम्हारा 11th वाला केबीपीवाई है उसमें 11th का ही पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है। मतलब 11th के ही टॉपिक्स तुमसे ज़्यादातर पूछे जाएंगे और 12th के भी कुछ टॉपिक्स रहेंगे, बट वो टॉपिक्स बेसिक लेवल क्वेश्चंस को कवर करते हैं। मतलब वो 12th के जो टॉपिक्स हैं वो 10th क्लास से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है, बट वो सवाल का जो लेवल होता है वो 10th लेवल का ही होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। वैसे ही ऑप्टिक्स, जब ऑप्टिक्स के बारे में जब तुम क्वेश्चंस देखोगे केवीपीवाई में तो तुमको यही दिखेगा कि वो भी 10th लेवल से ही इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टीआईआर, इन सब पे ज़्यादातर सवाल तुमको मिलेंगे। और एक और टॉपिक कवर करेंगे हम 12th के अंदर, वो है मॉडर्न फिजिक्स का। तो मॉडर्न फिजिक्स बस एक नया टॉपिक होगा तुम्हारे लिए, उसमें रेडियो एक्टिविटी बेसिकली जो पार्ट होगा वो एक नया पार्ट होगा, वो 10th में नहीं है। बट ओवरऑल 12th बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे नहीं आता है। और 11th में जो लेवल होता है, जो 11th के टॉपिक्स होते हैं उनका लेवल जेई मेंस और एडवांस के बीच में होता है। जैसा ओरिएंटेशन के टाइम पे तुमको बताया भी गया था ये चीज़, मतलब मेंस से थोड़ा डिफिकल्ट और जेई एडवांस से थोड़ा कम डिफिकल्ट। ठीक है, सो हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा ये सारे टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक काइनेमेटिक्स, एनएलएम एंड फ्रिक्शन, फिर वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, फिर सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एसएचएम एंड वेव्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये 3 टॉपिक जो होंगे ये 12th का पार्ट होगा। बाकी के जो 8 टॉपिक्स हैं ये पूरा पूरा 11th पे है। सो हर टॉपिक से तुम 1 से 2 सवाल तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस जो तुम्हारे केवीपीआई में आएंगे वो 20 क्वेश्चंस होंगे, 15 ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 में और 5 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 में। ठीक है, सो इस वजह से ये सारे के सारे टॉपिक्स 11th के ज़्यादातर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कवर कैसे करेंगे इसको, हमारा क्लास का स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे तुम देख सकते हो या फिर मतलब ये चीज़ तुम्हें मतलब पता चल सकती है कि जो केबीपीआई की क्लास है वो वीक में एक बार होगी, सिर्फ पर सब्जेक्ट एक बार। तो ओवरऑल अभी से लेकर के 4 नवंबर तक टोटल क्लासेस जो हैं अपने पास वो 13 से 14 क्लासेस है। सो 13 से 14 क्लास में ये टोटल टॉपिक्स कैसे कवर करेंगे हम लोग? ठीक है, तो यहाँ पे मैं जितने भी ये टॉपिक्स हैं ये क्वेश्चंस के हिसाब से कवर करेंगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल काइनेमेटिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे इसमें ये है रेक्टिलिनियर मोशन है और दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन है और रिलेटिव मोशन है, ये 3 टॉपिक्स काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। तो इसमें मैं तुमको क्वेश्चन के साथ थ्योरी बताऊंगा, क्वेश्चन और थ्योरी दोनों एक साथ कवर होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले मैंने थ्योरी पढ़ाया उसके बाद क्वेश्चन लिया, उस टाइप से नहीं होगा, नहीं तो इतने कम टाइम में ये सारे टॉपिक्स कभी कवर नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, सो क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी आएगा और तुमको बस वही पार्ट समझना होगा।
कि वो थ्योरेटिकल पार्ट को हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करना सीख गए तो मोस्ट ऑफ द सवाल जो है वो तुम करके आ जाओगे। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग एनएलएम और फ्रिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स तुम लोग की क्लास में हो ही चुका है लगभग। आई थिंक रेक्टिलिनियर मोशन बहुत लोगों का कंप्लीट हो गया है, और कुछ लोगों का प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव ये कंप्लीट नहीं हुआ है। वो आने वाले मतलब एक महीने के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो काइनेमेटिक्स पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं न्यूटन लॉ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आज की जो क्लास होगी अपनी यहाँ से स्टार्ट होगी। सो ये टॉपिक्स जल्दी से नोट कर लो, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। एनएलएम एंड फ्रिक्शन। सर नोट कर लिए। सर 1 मिनट बस कर रहे हैं सर। सो आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं स्लाइड जो है तुम्हारे ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये शेयर नहीं होगा, ये मैं शेयर कर दूंगा। इसके क्वेश्चंस और ये सब चीज़ें तुम वापस से देख सकते हो। ठीक है, सो एनएलएम और फ्रिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सो कमिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, अब इसके साथ साथ मैं तुमको इसका थ्योरी भी बताने वाला हूँ। ठीक है, सो थ्योरेटिकल चीज़ें जो हैं तुमको नोट करना पड़ेगा, और तुम इन क्वेश्चंस को चाहो तो इसके सॉल्यूशन सिर्फ नोट कर सकते हो अभी। बाकी ये जो क्वेश्चंस है ये मैं तुम्हारे ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि तुमको लिखने की बहुत ज़्यादा जरूरत ना पड़े, सिर्फ सॉल्यूशन लिखो और जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ उसको लिखो। क्वेश्चंस के लिए मैं तुमको इसको ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, क्लियर है? सो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट मस्ट बी ट्रू अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में सब कोई जानते ही होंगे कि इट स्टेट्स दैट कोई भी बॉडी जो है, एनी बॉडी विच इज एट रेस्ट टेंड्स टू बी एट रेस्ट, और इफ एनी बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन इट टेंड्स टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। सो बेसिकली फर्स्ट लॉ ये बताता है कि कोई भी बॉडी जो है अपना स्टेट ऑफ मोशन बदलना नहीं चाहता। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहता है, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहता है। इस वजह से इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि एनी बॉडी रजिस्ट द चेंज in its state of motion। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। वैसे ही अगर मैं सेकेंड लॉ बताऊं तुम्हें, तो सेकेंड लॉ होता है F इक्वल टू एम ए। किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स F लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा F बाई एम होगा, और इसको साथ साथ हम इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, ये m dp बाई dt के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये तुम्हारा सेकेंड लॉ होता है। और थर्ड लॉ न्यूटन्स का ये बताता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन के बारे में ये बताता है। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन यहां पे हम फोर्स के टर्म्स में यहां पे बात करेंगे। जब हम न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम वो रिएक्शन जो है हमेशा फोर्स के टर्म्स में बोलेंगे। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे इधर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो दूसरा वाला बॉडी इस बॉडी पे इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सो ये तुम्हारा एक्शन और रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो ये तीनों लॉज हैं। अब इस बेसिस पे ये आंसर कर सकते हैं। ये तो पहले लॉ के ऊपर ही है। पहला ऑप्शन है टेंडेंसी फॉर ड्राइवर टू कीप मूविंग लिनियरली व्हाइल द कार मेक्स अ शार्प टर्न ऑन द रोड इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, जो कि सही है।
अगर तुम कार में बैठे हुए हो और वो जो कार है आगे चलते चलते अगर टर्न ले लेता है, तो अपना जो बॉडी है वो हमेशा लीनियरली आगे जाना चाहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से। तो अगर कार जो है अगर वो टर्न ले रहा है, इसका मतलब ये है वो बॉडी जो होगा वो उस चीज को रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट करेगा तो अपने को ऐसा लगता है कि हम बाहर की तरफ झटका खा रहे हैं। जैसे ही वो टर्निंग होती है उस पॉइंट पे अपना बॉडी को एक छोटा सा झटका फील होता है और ऐसा फील होता है कि हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। सो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से हो रहा है। सो ये ऑप्शन तुम्हारा सही रहेगा। दूसरा ऑप्शन, एन ऑब्जेक्ट विद जीरो एक्सेलरेशन एंड एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन आर कंसिडर्ड सिमिलर स्टेट्स। सो ये गलत है। जीरो एक्सेलरेशन मतलब कोई फोर्स नहीं है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब फोर्स है। दोनों सिमिलर स्टेट हो ही नहीं सकता। एक यूनिफॉर्म मोशन है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मास इज अ मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एबिलिटी टू रेजिस्ट मोशन और मूवमेंट ऑफ एनी काइंड। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है। वो कभी भी मोशन या मूवमेंट को रेजिस्ट नहीं करता, वो हमेशा चेंज को रेजिस्ट करता है। मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। तो चेंज को हमेशा वो रेजिस्ट करता है, इस वजह से स्टेटमेंट गलत है ये भी। और लास्ट ऑप्शन, ऑब्जेक्ट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग टू अ कंप्लीट स्टॉप ड्यू टू इट्स हाई इनिशियल स्पीड। तो ये गलत स्टेटमेंट है। अगर तुम रिटार्डेशन लगा दोगे किसी भी बॉडी पे तो थोड़ी देर के बाद वो रुक जाएगा। सो इसमें कॉन्सेप्चुअली ए ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा। सो ये क्वेश्चन हो गया है और आई होप ये तुमने पॉइंट लिख लिया होगा तीनों लॉस पे। आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाले में है ऑब्जेक्ट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग टू अ कंप्लीट स्टॉप ड्यू टू हाई इनिशियल स्पीड। तो हाई इनिशियल स्पीड मतलब मान लो बुलेट है, बुलेट से ज्यादा स्पीड तो तुम देख नहीं सकते हो अभी आसपास अपने। इनफैक्ट चलो दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, बुलेट से भी, हाँ बुलेट से ज्यादा वैसे कोई स्पीड नहीं देख सकते हो। जो एरोप्लेन भी है वो भी 400-500 किलोमीटर पर आवर से चलता है और जो तुम्हारा बुलेट है वो अराउंड 2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है। तो बुलेट भी थोड़ी देर के बाद रेस्ट पे आ जाता है एयर के ड्रैग फोर्स की वजह से। एयर के ड्रैग फोर्स की वजह से, या फिर तुम ऐसा बोल लो कि उस पे जब ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी लगने के बाद वो जमीन में जाके घुसता है, तो वहां पे जो अर्थ पार्टिकल्स हैं वो उसको रोक देता है। ऐसा तो होता नहीं कि तुमने जमीन में बुलेट फायर किया और इस तरफ से वो उस तरफ निकल जाए अर्थ के, ऐसा तो होता नहीं है। नहीं बट ये मतलब 100% ट्रू नहीं है ना। अगर मैं एक हल्के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो किसी भी हल्का ऑब्जेक्ट को मतलब रोकना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, रोका जा सकता है उसको। आई मीन डिफिकल्टी जो वर्ड है यहाँ पे, डिफिकल्ट वर्ड जो है और ऑब्जेक्ट वर्ड जो है, ये क्वांटिफाई नहीं किया गया है कि क्या है ये दोनों, कितना डिफिकल्ट या क्या ऑब्जेक्ट। एक हल्का ऑब्जेक्ट को अगर मान लो तुमने बहुत ज्यादा स्पीड दे दिया तब भी उसको रोका जा सकता है। ठीक है, सो आई थिंक ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चल सकते हैं। सो नेक्स्ट सवाल, अ स्फीयर ऑफ मास m इज हेल्ड बिटवीन टू स्मूथ इंक्लाइंड वॉल्स। सो ये जो है स्मूथ इंक्लाइंड वॉल्स है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। फॉर साइन 37 डिग्री इक्वल टू 3/5 द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल 2 इज इक्वल टू। सो यहाँ पे ये डायग्राम तुम लोग देख सकते हो। सो यहाँ पे जो जो फोर्सेज हैं सबसे पहले अपने को उसको ड्रॉ करना होगा। सारे फोर्सेस को ड्रॉ करने का मतलब ये है कि हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, FBD।
सो ये बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सो जितने फोर्सेज हैं इस स्फीयर पे वो सारे के सारे पहले ड्रॉ कर लो, और ये जो है ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब मास जो है इसको हेल्ड किया गया है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है इस पे लगने वाला सारा फोर्स बैलेंस्ड होगा, मतलब एफ नेट इस पे 0 के बराबर होगा। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब हुआ एफ नेट इक्वल टू 0। सो एफ नेट 3 डायरेक्शन से तुमको मतलब तुम ढूंढ सकते हो, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। 3 पॉसिबल डायरेक्शन है अपने पास, एक्स वाई जेड। तीनों डायरेक्शन में ये फोर्स 0 होगा, मतलब तीनों डायरेक्शन में फोर्स जो होगा वो बैलेंस्ड आउट होगा। इसके अलावा भी कोई भी डायरेक्शन तुम लोग ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल ले सकते हो, वर्टिकल ले सकते हो डायरेक्शन। यूजुअली न्यूटन्स लॉ में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन हम ज्यादातर कंसिडर करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब ये वाला लाइन हो गया या ये वाला डायरेक्शन हो गया, और वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ये वाला डायरेक्शन हो गया mg के लाइन पर। तो इन दोनों डायरेक्शन में तुम्हें फोर्स बैलेंस कर सकते हो इक्विलिब्रियम के लिए। सो यहां पे भी हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं। सो इसके एफबीडी में देखो क्या क्या फोर्सेज हैं। एक तो mg लग रहा है इस पे, mg जो कि इसके सेंटर पे लगेगा, यहां पे mg लगा दो। और वॉल 1 और वॉल 2 ये दोनों फोर्सेज लगाएंगे नॉर्मल, ठीक है। सो नंबर ऑफ फोर्सेज जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि तुम्हारा mg हो गया, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं फोर्सेज की, तीसरा होता है न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है वीक फोर्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर और वीक फोर्स तो तुम्हारा क्वांटम में चला गया, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये तुम्हारा क्लासिकल में आता है। सो ये पार्ट मैं मिटा रहा हूं, मैं वो फोर्सेस बता देता हूं जल्दी से। सो एक तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, सो इसको मुझको बताने की जरूरत नहीं है, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर 2 टाइप के फोर्सेज होते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट जब 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है तब ये फोर्स एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। सो इसके टाइप्स हैं, नॉर्मल हो गया, फ्रिक्शन हो गया, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और टेंशन फोर्स। ये 4 टाइप के फोर्सेस जो है वो कांटेक्ट फोर्सेस के अंदर आता है। सो नॉर्मल फोर्स जो है हमेशा सरफेस लगाता है, ये सरफेस की तरफ से आता है। फ्रिक्शन भी हमेशा सरफेस लगाता है, स्प्रिंग फोर्स एक स्प्रिंग लगाता है, और टेंशन फोर्स ये एक स्ट्रिंग लगाता है, स्ट्रिंग मतलब रस्सी। सो ये 4 टाइप के फोर्सेज हैं। और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। सो नॉन कांटेक्ट फोर्स इसमें एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कवर होगा, ये पूरे 11th में कहीं पे भी नहीं आएगा। सो अल्टीमेटली कांटेक्ट फोर्स इन चारों पे हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे 11th के अंदर, और ग्रेविटेशनल फोर्स पे। सो टोटल ये 4-5 टाइप के फोर्सेज हैं, इस पे हम लोग फोकस रखने वाले हैं। सो मैं फिर से बता देता हूं, नॉर्मल फोर्स सरफेस लगाता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी सरफेस लगाता है, स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग लगाता है, और टेंशन फोर्स एक स्ट्रिंग लगाता है। सो यहां पे अब एफबीडी पे आ सकते हैं। सो इस एफबीडी में एक तो mg लगेगा जो इसके सेंटर पे होगा, और यहां पे सरफेस 2 हैं, एक 2 है और एक 1 है, तो ये लगाएगा नॉर्मल। नॉर्मल का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। सो ये होगा यहां पे इसके परपेंडिकुलर, और ये वाला होगा यहां पे इसके परपेंडिकुलर।
सो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है यहां से ये तीनों फोर्सेस पास कर जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से बनाता हूं। सो यहां से mg था, यहां से नॉर्मल 1 और यहां से नॉर्मल 2, और यहां पे ये सेंटर पे ये तीनों पास हो जाएगा। सो अगर मैं एंगल अब देखूं यहां पे, सो ये 37 डिग्री है, ठीक है। एक बार फिर से बनाना पड़ेगा अपने को। सो यहां पे mg और यहां पे नॉर्मल 1 और यहां पे नॉर्मल 2, ये n1 और ये n2, ठीक है। अब एंगल देखो, इसमें एंगल अगर हम देखें, कंसिडर करें, तो ये वाला जो एंगल है, इस वाले पूरे एंगल को देखो, अपने को n2 की वैल्यू चाहिए ना, तो n2 की वैल्यू, इसका मतलब ये है, एक तो मेरे को ये वाला एंगल देखना पड़ेगा और n2 के सामने, मतलब मुझको ये वाला एंगल देखना पड़ेगा, ये दो एंगल्स चाहिए मुझको। सो ये दोनों एंगल जो है ये 180 माइनस 37 डिग्री है, ये एंगल भी जो है 180 माइनस 37 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री है ये वाला एंगल, और इस पूरे इसमें देखो, तो ये 90 डिग्री, ये 37 डिग्री है, तो ये वाला एंगल तुमको मिल जाएगा। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन, ये वाला ट्रायंगल जो n2 के साथ है, तो ये 90, ये 37, तो ये तुमको मिल जाएगा कुछ एंगल। सो इस एंगल से फिर ये वाला एंगल तुमको मिल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, छोटे वाले ट्रायंगल से। सो वैसे ही ऊपर वाले के लिए भी वो 180 माइनस 37 होगा। तो हम लोग इसमें साइन रूल अब लगा सकते हैं, जो साइन रूल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं हम लोग, n2 बाई साइन 180 माइनस 37 इक्वल टू mg बाई साइन 180 माइनस 37। सो यहां से ये दोनों कट जाएगा, n2 की वैल्यू तुमको मिल जाएगी mg के बराबर। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ए। सो इससे तुम्हारा ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। क्योंकि तीन फोर्सेज है यहां पे, एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है और एक फोर्स ऐसा है, इस टाइप से। सो इन तीनों के सामने वाले एंगल्स हम देख रहे हैं, mg के सामने वाला ये एंगल है और n2 के सामने वाला इधर एंगल है, ये वाला एंगल है। तो इस वजह से फिर साइन रूल लगा दोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इसमें ये डायग्राम में देखो ना, अब ज्यादा टाइम ले लिया तो फिर बाकी के सवाल नहीं हो पाएंगे। तुम इस पे देखना, ये तुमका एंगल मिल जाएगा। देखो अपने पास टाइम थोड़ा सा कम है, इस वजह से मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूं। इसको डायग्राम को ड्रॉ करो और डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और वो लगाने की कोशिश करो, तुमको एंगल मिल जाएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अभी फिलहाल। सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो वेइंग बैलेंस के ऊपर है। टू masses m1 and m2 are which are connected with a light string are placed over a frictionless pulley. This setup is placed over a weighing machine as shown. So यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हो, weighing machine के ऊपर है। Three combination of masses m1 and m2 are used in the first case. So पहले केस में m1 की वैल्यू 6 किलो है और m2 की वैल्यू 2 किलो है। So ये है केस नंबर 1, m1 की वैल्यू 2 किलो और m2 की वैल्यू, सॉरी m1 की वैल्यू 6 किलो और m2 की वैल्यू 2 किलो। केस 2 में ये 5 किलो है और 3 किलो है। केस 3 में ये 4 किलो है और 4 किलो ही है, दूसरा वाला भी। सो तुमसे ये बोला गया कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वेइंग बैलेंस। सो वेइंग बैलेंस में रीडिंग हमेशा नॉर्मल का होता है, जो भी नॉर्मल
उसके ऊपर लगता है उसी नॉर्मल को रीड करता है। जैसे अगर तुम वेइंग मशीन पे जाके खड़े हो रहे हो तो एक्चुअली में वो तुम्हारे नॉर्मल को मेजर कर रहा है, जो नॉर्मल तुम्हारे mg के बराबर है। एक्चुअली में वो डायरेक्टली mg को मेजर नहीं करता है। ये मिसकंसेप्शन है कि हम लोग जब वेइंग मशीन पे अगर हम गए तो वो mg फोर्स को बैलेंस ये मेजर करता है, ऐसा नहीं होता। वो मेजर करता है जो कांटेक्ट फोर्स उसके ऊपर लगता है या फिर जो नॉर्मल उसके ऊपर लगता है। सो उसी का मेजरमेंट वेइंग मशीन अल्टीमेटली देता है। सो यहां पे वेइंग मशीन पे जो नॉर्मल लग रहा है वो ये वाला फोर्स लग रहा है। इसको अगर मैं n मानता हूं तो यही n इसके ऊपर लग रहा है। और ये जो पुली है, इस पुली पे अगर मैं फोर्स बैलेंस करता हूं, पुली पे देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। सो इधर से टेंशन T और इधर से भी टेंशन T। एक ही स्ट्रिंग है, दोनों तरफ टेंशन T सेम लगेगा। और ये वाला जो रॉड है, रॉड इस पे ऊपर के तरफ नॉर्मल लगाएगा। पुली ये जो रॉड है उसको नीचे धक्का मार रहा है, तो जो रॉड होगा उस पुली को ऊपर धक्का मारेगा। इमेजिन करके देख सकते हो, पुली का जो सिचुएशन है वो रॉड को नीचे प्रेस कर रहा है। सो रॉड रिटर्न में उसको ऊपर प्रेस करेगा। सो इस वजह से उसका नॉर्मल रहेगा ऊपर। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल की जो वैल्यू है वो 2t के बराबर है। अपने को टेंशन निकालना होगा, बस अपने को ये रीडिंग जो है ये मिल जाएगा। सो टेंशन निकालते हैं। मैं m1 और m2 के लिए जनरल ये निकालता हूं, उसके बाद इन वैल्यूज को पुट करेंगे। इस पुली के ऊपर, इस पुली का एफबीडी देखो, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। इस पे सिर्फ 2 फोर्स लग रहा है। एक टेंशन फोर्स जो स्ट्रिंग लगा रहा है उस पे, मास की वजह से मास पुली को नीचे खींच रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ, तो टेंशन टेंशन। और एक लग रहा है ये बीच वाला रॉड जो पुली के ऊपर फोर्स लगा रहा है। इन दो के अलावा और कोई तीसरा फोर्स नहीं है। पुली का मास और स्ट्रिंग का मास यूजुअली हम लोग मासलेस लेके चलते हैं। पुली, स्ट्रिंग और स्प्रिंग, ये तीनों चीजों का मास हम लोग जनरली न्यूटन्स लॉ में मासलेस लेके चलते हैं। सो इस वजह से इस पे सिर्फ 2 ही फोर्स है। सो अगर मैं अब t की वैल्यू निकालूं तो मुझको m1 और m2 का एफबीडी बनाना पड़ेगा। सो m1 के एफबीडी में यहां पे टेंशन t, यहां पे m1g, मान लो यहां पे इसका एक्सेलरेशन हो रहा है a। सो m2 पे ऊपर लगेगा t, नीचे लगेगा m1g m2g। ये वाला अगर नीचे जा रहा है तो दूसरा वाला जो होगा ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन से। सो इस पे इक्वेशन आएगा पहले वाले पे m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, और दूसरे वाले पे t माइनस m2g इक्वल टू m2a। अपने को टेंशन की वैल्यू चाहिए यहां से। सो a को हटाना पड़ेगा अपने को, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं m2 से और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं m1 से, और दोनों को माइनस कर दो। दोनों को माइनस करोगे तो t की वैल्यू तुमको मिलेगी 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ये तुम्हारा एक्सप्रेशन आएगा अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो। एक मिनट, m1 m2 g और m1 m2 g, ये दोनों ऐड हो गए। अच्छा, आई थिंक ये होगा m1 m2 g बाई m1 प्लस m2, ये आएगा टेंशन की वैल्यू। सो नॉर्मल की वैल्यू जो होगी वो 2 टाइम्स t होगा, मतलब नॉर्मल की वैल्यू इस वजह से तुमको मिल जाएगी 2 टाइम्स m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। सो जो भी केसेस दिए गए हैं उसमें से m1 और m2 कैलकुलेट करो, मतलब उसमें डाल करके कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करोगे तो जो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आएगा थर्ड का, वो तुमको मिलेगा ये ऑप्शन बी। सो ये नोट करो और m1 और m2 तीनों केस के लिए डाल दो, बी वाला आंसर तुमको मिल जाएगा।
सो यहां पे मैंने न्यूटन का दूसरा लॉ लगाया है, F इक्वल टू एम ए। जितने भी फोर्सेज हैं उसको मैंने ड्रॉ कर दिया है FBD से, और फिर F इक्वल टू एम ए मैंने लगा दिया है, उससे ये वैल्यूज आ गए हैं। नॉर्मल की वैल्यू आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सो नेक्स्ट सवाल में ये है, सेम स्प्रिंग इज अटैच्ड विथ 2 kg, 3 kg एंड 1 kg ब्लॉक्स इन 3 डिफरेंट केसेस। तो यहां पे देख सकते हो ये 3 केसेस हैं। यहां पे एक में 2 किलो और 2 किलो है, दूसरे केस में 3 किलो 2 किलो, और एक लास्ट में 1 किलो और 2 किलो। सो ये 3 केसेस हैं, और if x1, x2 and x3 are the extension in the spring in these cases, then अपने को पता करना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो x1 ज्यादा हो, x1, x2 और x3 इसके एक्सटेंशन में अपने को वैल्यू निकालनी है। सो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो k इंटू एक्स के बराबर होता है, जहां पे k को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट, और x जो होता है इसमें एक्सटेंशन या कंप्रेशन होता है। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन हमेशा नेचुरल लेंथ की तरफ होता है। इस फोर्स का डायरेक्शन जो है हमेशा नेचुरल लेंथ की तरफ होता है। सो कहने का मतलब यह है कि अगर तुम स्प्रिंग को खींचोगे, नेचुरल लेंथ मतलब नेचुरल लेंथ से अगर तुम खींचोगे, बढ़ाओगे, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? पीछे के डायरेक्शन में, नेचुरल लेंथ की तरफ। अगर नेचुरल लेंथ से इसको कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग फोर्स कहां पे लगेगा? आगे के डायरेक्शन में। स्प्रिंग हमेशा ये कोशिश करता है कि वो नेचुरल लेंथ में ही रहे, क्योंकि नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग फोर्स होता है 0 के बराबर। सो वो कोशिश में हमेशा ऐसा रहता है कि वो नेचुरल लेंथ में ही रहे। सो कंप्रेशन और एक्सटेंशन करोगे तो वो उसका डायरेक्शन तुमको इस हिसाब से मिलेगा, स्प्रिंग फोर्स एट नेचुरल लेंथ इज इक्वल टू 0। सो इस फोर्स के बाद हम लोग x1, x2 और x3 पे कमेंट कर सकते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं। इसका FBD देखो, इसके FBD में क्या क्या है। 2 किलो वाला FBD में यहां पे फोर्स लग रहा है kx1, ठीक है। इसमें एक्सटेंशन अगर हुआ होगा तो स्प्रिंग ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचेगा। सो kx1 फोर्स, यहां पे 2g फोर्स, m इंटू जी, mg फोर्स। इस 2 kg वाले पे, राइट साइड वाले पे ये स्प्रिंग फोर्स जो है यही स्ट्रिंग के साथ भी कनेक्टेड है, मतलब इसमें जो टेंशन होगा वो भी kx1 के बराबर ही होगा। सो यहां पे भी kx1 फोर्स ही लग रहा है और यहां पे 2g फोर्स लग रहा है। सो पहला केस देख सकते हो कि दोनों का FBD बराबर है, जितना फोर्स लेफ्ट साइड पे लग रहा है उतना ही फोर्स राइट साइड पे ही लग रहा है। इस वजह से ये जो पार्ट होगा ये इक्विलिब्रियम में होगा, मूवमेंट नहीं आएगा इसमें। सो केस 1 के लिए सेम FBD है दोनों का, देयरफॉर ये इक्विलिब्रियम पे है। देयरफॉर kx1 2g के बराबर है। केस 2 में देखो, केस 2 में यहां पे kx2 फोर्स लगेगा और यहां पे 3g, यहां पे भी टेंशन वही हो जाएगा kx2 और यहां पे 2g। यहां पे फोर्सेज अलग अलग है दोनों पे। सो फोर्सेज अलग अलग है मतलब ये एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होगा तो हम मान लेते हैं कि ये एक्सेलरेट हो रहा है नीचे और ये एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर। सो इसके लिए इक्वेशन बनेगा
3g माइनस के एक्स टू इक्वल टू 3a, और उसके लिए एक इक्वेशन बनेगा के एक्स टू माइनस 2g इक्वल टू 2a। अपने को के एक्स टू की वैल्यू चाहिए, सो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2g से। एक मिनट, अपने को इन दोनों को माइनस हटाना है ना, सो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से, और दोनों को माइनस करो। सो माइनस करोगे तो तुमको मिलेगा 6g माइनस 2kx2 माइनस 3kx2 3kx2 प्लस 6g इक्वल टू 0। सो kx2 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी तुमको 12g बाई 5। सो दूसरे वाले से तुमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और लास्ट में जो तीसरा वाला एक्सप्रेशन है, इसका भी एफबीडी देख लेते हैं। सो यहां पे लगेगा kx3, यहां पे 1g, यहां पे kx3, यहां पे 2g। सो फिर से फोर्सेज अलग अलग है, मतलब ये एक्सेलरेट होने वाला है। सो एक्सेलरेट होने वाला है तो हम मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ये नीचे है और ये ऊपर की तरफ जाएगा। फिर ये अगर नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। सो ये इसके लिए इक्वेशन बनेगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं 2g माइनस के एक्स थ्री इक्वल टू 2a, और इसके लिए इक्वेशन बनेगा के एक्स थ्री माइनस 1g इक्वल टू 1a। सो इसको मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं और दोनों को माइनस कर रहा हूं। सो माइनस करेंगे तो अपने को एक्सप्रेशन आएगा 2g माइनस 3kx3 प्लस 2g इक्वल टू 0। सो kx3 की वैल्यू मिल जाएगी तुमको 4g बाई 3। सो इन तीनों में आप देख सकते हो किसका वैल्यू ज्यादा है, x1 का ज्यादा है, x2 का ज्यादा है, या x3 का ज्यादा है। सो ऑब्वियसली x2 का ज्यादा है, ये है 2.4। उसके बाद है ये x1, और उसके बाद है x3। मतलब तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा B। सो इससे क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन ये है कि परफेक्टली स्ट्रेट पोर्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म रोप हैज मास m एंड लेंथ l। ठीक है, तो यहां पे रोप का मास m है और लेंथ l है। एट द एंड a ऑफ द सेगमेंट द टेंशन in the rope is Ta and end B it is TB. TB is greater than Ta. Neglect effect of gravity and no contact forces act on the rope in between A and B. The tension in the rope at distance L by 5 from end A is. So यहां पे एक ऐसा रोप है, यहां पे बोला जा रहा है कि यहां पे टेंशन TB है और यहां पे बोला जा रहा है टेंशन TA है। ठीक है, और TB ग्रेटर देन TA है, मतलब ये इधर की तरफ एक्सेलरेट होगा। और बोला ये जा रहा है कि इस पे और कोई दूसरा फोर्स नहीं है, कोई और कांटेक्ट फोर्स नहीं है। तो क्या हम इसका एक्सेलरेशन सबसे पहले निकाल सकते हैं? TB माइनस TA इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये बनेगा सबसे पहला इक्वेशन तुम्हारा इसमें। फिर आगे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट डिस्टेंस L by 5 फ्रॉम एंड A। सो यहां से L by 5 पे अपने को टेंशन पूछा जा रहा है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में जिस पॉइंट पे भी तुमको टेंशन पूछा जा रहा है, वहां पे एज्यूम करो कि तुमने एक कट लगा दिया। एज्यूम करना है, काट नहीं देना है, एज्यूम करना है। तो एक कट एज्यूम कर लिया तो इस पार्ट का एफबीडी देखो, सिर्फ यहां से टेंशन TA लगेगा और यहां से कुछ टेंशन T लगेगा। इसी टेंशन को अपने को निकालना है कि इस टेंशन की वैल्यू आखिर कितनी है।
जो आगे वाला पार्ट है वो पीछे वाले पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा, तो उस खींचने की वजह से ये टेंशन तुम्हें लग रहा है। ठीक है, रोप और रोप के बीच का ये फोर्स है। और दूसरे पार्ट का अगर एफबीडी बनाओगे सो यहां से लगेगा टीबी और पीछे के डायरेक्शन में लगेगा टी। दोनों में से कोई सा भी डायग्राम यूज कर सकते हो टी का वैल्यू निकालने के लिए। सो अगर ये पूरा पूरा बॉडी एक्सेलरेशन ए से जा रहा है तो इसका मतलब ये भी एक्सेलरेशन ए से जा रहा होगा। सो इसके लिए इक्वेशन बनेगा टी माइनस टी ए इक्वल्स टू एल बाई 5 का मास। एल लेंथ के लिए मास m है तो l बाई 5 के लिए मास m बाई 5 हो जाएगा। सो दूसरा इक्वेशन बनेगा तुम्हारा ये t माइनस टी ए इक्वल टू एम बाई 5 इंटू ए। अपने को ma हटाना है यहां से, सो 5 इधर मल्टीप्लाई कर दो। सो तुम्हारा इक्वेशन मिलेगा 5 टाइम्स टी माइनस टी ए इक्वल टू एम ए। इन दोनों को माइनस कर दो। सो माइनस करोगे तो तुम्हारा जो रिलेशन है ये मिलेगा टी बी माइनस टी ए माइनस 5t प्लस 5ta इक्वल टू 0, या फिर t की वैल्यू मिलेगी टी बी प्लस 4ta डिवाइडेड बाई 5। सो तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा सी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल न्यूटन्स लॉ में बनते हैं कि कोई एक बॉडी है उसके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, नॉर्मल कितना लग रहा है या फिर टेंशन कितना लग रहा है। सो जहां पे भी तुमको पूछा जाए वहां पे एक छोटा सा कट लगा दो। कट लगा दोगे, दो बॉडी में ये डिवाइड हो जाएगा, दोनों में से कोई एक बॉडी पिक कर लो और उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व ऐसे करना है तुम्हें, इस तरीके से। फोर्स का डायरेक्शन बस सही तरीके से तुमको यहां पे दिखाना होगा, और फोर्स का डायरेक्शन सही तुमको तभी दिखेगा जब तुम एक्चुअल में इमेजिन करोगे कि कैसे मोशन हो रहा है। जैसे रोप आगे की तरफ अगर जा रहा है तो आगे वाला पोर्शन पीछे वाले को खींच के ले जा रहा है। ठीक है, सो इस वजह से इस तरीके का जब इमेजिनेशन रहेगा तो सही से एफबीडी भी बना पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आई थिंक ये वीडियो जो है ये यूट्यूब पे भी जाने वाला है। ठीक है, सो तुम लोग बस मेजर पॉइंट्स को बस नोट करो, और उससे क्या होगा कि तुम्हें पूरे चैप्टर का एक आइडिया रहेगा, उसको जरूर लिखना। बाकी सॉल्यूशन जितना लिख पा रहे हो उतना ठीक है। ठीक है, क्योंकि टाइम अपने पास थोड़ा कम है, इस वजह से सॉल्यूशन जितना भी लिख पा रहे हो उतना सफिशिएंट है। बाकी स्लाइड्स और वीडियो ये आई थिंक तुमको दोनों अवेलेबल हो जाएगा, स्लाइड्स भी मिल जाएगा और वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ऑल द स्ट्रिंग्स स्प्रिंग पुली आर लाइट, लाइट मतलब कोई मास नहीं है इसका। जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग ए बी, अगर ए बी को यहां पे कट कर दिया, यहां से कट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे तुमको स्ट्रिंग और स्प्रिंग इन दोनों का एक प्रॉपर्टी समझने की जरूरत है। जैसे मान लो एक यहां पे ऐसे स्ट्रिंग है, तुमने इसको यहां से कट कर दिया, तो तुम इसको जैसे ही कट करोगे इसमें टेंशन तुरंत 0 हो जाएगा। मतलब स्ट्रिंग को जिस समय पे कट करते हो उसी समय वो लूज हो जाता है, तो लूज होता है इसका मतलब वो तुरंत उसमें टेंशन 0 के बराबर हो जाता है। सो टेंशन इक्वल टू 0 इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। तो जैसे ही स्ट्रिंग काटोगे उसी मोमेंट पर इसमें टेंशन 0 हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जो स्प्रिंग होता है, अगर स्प्रिंग को यहां से जैसे मैंने काट दिया, स्प्रिंग को ऊपर से ऐसे काट दिया, तो जैसे ही काटोगे
उसका जो एक्सटेंशन है या कंप्रेशन वो इमीडिएटली नहीं बदलता, उसको बदलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ऊपर से काट दिया, उसमें मान लो एक्सटेंशन x है, तो वो एक्सटेंशन जो है तुरंत झटके से नहीं बदलता, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस पे जो सवाल बनते हैं वो इमीडिएटली आफ्टर के सवाल बनते हैं कि मैंने स्ट्रिंग को कट कर दिया, इमीडिएटली बता दो कि क्या होगा, या स्ट्रिंग को कट कर दिया, इमीडिएटली बता दो कि क्या हो गया, क्या होगा। सो इसमें नो चेंज इमीडिएटली आफ्टर स्प्रिंग इज कट। सो इस प्रॉपर्टी को देखते हुए अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे ए बी में मैं इसको कट लगा रहा हूं, ए बी वाला पार्ट जो है यहां पे ये कट रहा है, इसका मतलब इस पार्ट का टेंशन खत्म, इस पार्ट का टेंशन जो है वो खत्म हो गया, जीरो हो गया। सो जीरो हो गया तो अपने को कमेंट करना है कि टेंशन इन जीएच क्या होगा, और 2 kg ब्लॉक क्या ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा कि नहीं रहेगा। सो इसका एफबीडी देखो, इस 2 kg के ब्लॉक में जब इक्विलिब्रियम था तो क्या क्या फोर्सेज लग रहे थे। एक लग रहा था यहां से 2g जो कि था mg बेसिकली, ऊपर से एक टेंशन T1 था और नीचे से एक और टेंशन था T2 जो AB स्ट्रिंग लगा रहा था इस पे। अब AB को कट करने के बाद ये टेंशन तो काम खत्म, ये तो हो गया, हट गया। तो अगर ये हट गया तो इन दोनों फोर्सेस को देख के तुम बता सकते हो कि ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा कि नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम पे पहले रहने के लिए T1, T2 और 2g तीनों फोर्सेस चाहिए थे, इसमें से T2 को मैंने हटा दिया, तो क्या अब ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा, क्या इक्विलिब्रियम पे रहेगा? ऑब्वियसली ये इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा क्योंकि एक फोर्स कम हो चुका है। टेंशन T1 जो है ज्यादा है 2g से, जब इक्विलिब्रियम पे था तो T1 की वैल्यू 2g प्लस T2 थी, T2 को भी हटा दिया है तो T1 2g से ऑब्वियसली ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो ये मोशन ऊपर की तरफ जाएगा। सो इसका मतलब ये सिस्टम पूरा पूरा एक्सेलरेट कर जाएगा, जैसे ही कट करोगे ये एक्सेलरेट कर जाएगा, ये जाएगा ऊपर तो ये भी जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे तो ये भी जाएगा नीचे, इस टाइप से मोशन होगा तुम्हारा। सो इस वजह से अब अगर एफबीडी हम देखें हर एक का, तो सबसे पहले 2g वाले पे देखो, 2g वाले ब्लॉक पे ऊपर के डायरेक्शन में यहां पे लग रहा है कुछ T2 और नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है 2g, इसका एक्सेलरेशन a। सो इसके लिए इक्वेशन बनेगा T2 माइनस 2g इक्वल टू 2a, जो 1 kg का ब्लॉक है। इसके लिए इक्वेशन लगेगा, यहां पे लगेगा कुछ T3, यहां पे लगेगा T2 और यहां पे लगेगा 1g। सो इसके लिए इक्वेशन बनेगा T3 माइनस T2 माइनस 1g इक्वल टू 1a। फिर राइट साइड 1g, ये वाला, ये राइट साइड वाला है और ये लेफ्ट साइड वाला है। सो लेफ्ट साइड वाले 1 kg पे यहां पे एफबीडी देख सकते हो, यहां पे लगेगा T3, ये T3 और ये T3 दोनों सेम है क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है। यहां पे कुछ लगेगा इस पे kx और यहां पे ये लगेगा 1g। सो इसका एक्सप्रेशन आएगा kx माइनस 1g kx प्लस 1g माइनस T3 इक्वल टू 1 है, और लास्ट में नीचे वाला 5 kg। तो 5 kg का अगर हम देखें तो 5 kg के फोर्सेस क्या क्या है, एक तो है यहां पे 5g और एक ऊपर के डायरेक्शन में kx, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है। इक्विलिब्रियम से पहले भी इस पे फोर्स इतना ही था, 5g और kx, इसके अलावा तो और कोई दूसरा फोर्स है नहीं, और स्प्रिंग में इमीडिएटली कोई चेंज नहीं आता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम से पहले और इक्विलिब्रियम के बाद दोनों सेम ही फोर्स है। सो 5 kg पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि kx
इक्वल टू 5g रहेगा, इसका एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा। सो इसका एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो kx की वैल्यू को हम लोग यहां पे डाल सकते हैं। सो kx की वैल्यू डाल सकते हैं, तो ये जो इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन तुमको मिल जाएगा 5g प्लस 1g माइनस t3 इक्वल टू 1 है। सो अपने पास 3 इक्वेशन है, एक ये और तीसरा ये। सो अपने को टेंशन पता करना है जीएच में, जीएच में मतलब T3 की वैल्यू अपने को पता करना है। तो सबसे पहले क्या करो, तुम इन सबको ऐड कर दो ताकि A की वैल्यू निकल जाए। तो इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो A की वैल्यू जो है निकल के आती है 3g/4। यहां इन तीनों को ऐड करोगे तो A की वैल्यू निकल के आती है 3g/4। देख सकते हो, इन सबको ऐड करोगे तो T3 T2 कट गया, 6g माइनस 3g और इधर 4, ठीक है, 3g/4 आ जाएगा। ऐड करके तुम देख लेना। सो A की वैल्यू को मैं यहां पे रखता हूं इस इक्वेशन में। सो इस इक्वेशन में रखोगे तो T3 की वैल्यू जो है वो निकल के आती है 21/4g। सो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो C हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। सो इसमें प्रॉपर्टी जो है ये तुमको याद रखना है कि प्रॉपर्टी क्या है। स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सो इसकी वजह से इसमें कोई चेंज जब नहीं है तो 5g वैसा का वैसा ही रहेगा। 5 kg वाला जो ब्लॉक है, जो चेंज आ रहा है वो लेफ्ट साइड, ये राइट साइड वाले सिस्टम में आ रहा है, राइट साइड वाले में और ऊपर 1 kg वाले में। उसके अलावा और किसी में कोई चेंज नहीं दिखेगा तुम्हें। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A man stands on a weighing machine kept inside a lift. Initially the lift is extending with acceleration a, due to which the reading is w. So एक मैन है, एक लिफ्ट में है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये बताओ, अगर तुम ऊपर जाते हो तो तुम्हें भारी फील होता है या नीचे आते हो तब तुम्हें भारी फील होता है? लिफ्ट में कभी चढ़ा है? ऊपर जाते हुए भारी लगता है कि नीचे आते हुए भारी लगता है? ऊपर जाते हुए भारी लगता है, नीचे आते हैं तो हल्का लगता है थोड़ा। ठीक है, सो ये होता है यूजुअली। अब आगे पढ़ते क्वेश्चन में। नाउ द लिफ्ट डिसेंड्स विद द सेम एक्सेलरेशन एंड रीडिंग इज 10% ऑफ इनिशियल। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट? सो यहां पे हम लोग रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट या फिर स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। सो स्यूडो फोर्स क्या होता है? स्यूडो फोर्स हमेशा लगता है एक्सेलरेटेड फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो ये हमेशा लगता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटेड फ्रेम। कोई भी फ्रेम अगर एक्सेलरेटेड है तो जब उसके रिस्पेक्ट में हम मोशन देखेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम सामने का मोशन देखेंगे, तो अपने को इस स्यूडो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सो स्यूडो फोर्स में होता है क्या है, जैसे मान लो ये लिफ्ट है और यहां पे कोई एक आदमी खड़ा है वेइंग मशीन पे। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है ए से, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लिफ्ट जो है एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है। सो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम आदमी का मोशन देखें तो उस पर एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। इस स्यूडो फोर्स की जो वैल्यू होगी, सो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट स्यूडो फोर्स जो होगा ऑन मैन, ये हो जाएगा मास ऑफ मैन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, और इस फोर्स का डायरेक्शन होगा नीचे के डायरेक्शन में। सो दो चीजें यहां पे तुमको समझनी है। स्यूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेटेड फ्रेम के रिस्पेक्ट में लगता है, और दूसरा उसका जो डायरेक्शन होता है अपने खुद के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। मतलब अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्यूडो फोर्स इस पे लगेगा नीचे के डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू होगी
मास ऑफ मैन इनटू ए। सो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं इसमें। ये कॉन्सेप्ट तुम किसी और में भी लगा सकते हो, हर जगह पे ये वैलिड होगा, बट इसको हम लगाते हैं इसमें। तो पहली रीडिंग जो है वो W है, ठीक है। तो लिफ्ट को मैंने रोक दिया, आदमी पे जो है एक स्यूडो फोर्स लग गया। तो आदमी का एफबीडी में क्या क्या आएगा? आदमी के एफबीडी में एक तो लगेगा mg और एक लगेगा ma, और एक और फोर्स लगेगा जो कि वेइंग मशीन लगाएगा इस पे, जो कि होगा नॉर्मल। सो नॉर्मल, mg और ma, ये तीन फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, मैं यहां पे जो एफबीडी बना रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बना रहा हूं। यहां पे आदमी है। अब लिफ्ट जब आदमी को देखेगा तो उसको कैसा दिखेगा? आदमी रेस्ट पे दिखेगा कि मूव करता हुआ दिखेगा? लिफ्ट को मैंने रोक दिया है और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स लगा दिया है। अब लिफ्ट जब आदमी को देख रहा है तो उसको कैसा दिखेगा? आदमी मूव करता हुआ कि रेस्ट पे? तो वो रेस्ट पे दिखेगा, तुम्हें रेस्ट पे दिखेगा। इमेजिन करके देखो कि लिफ्ट में एक हैंगर मान लो मैंने लटका दिया। अब हैंगर जब तुमको देखेगा तो तुमको रेस्ट पे दिखेगा या मूव करता हुआ दिखेगा? रेस्ट पे दिखेगा। इस वजह से नॉर्मल की वैल्यू जो है वो mg प्लस ma के बराबर हो जाएगी। सो पहली रीडिंग इसकी w के बराबर है जब वो ऊपर जा रहा है तब। दूसरी रीडिंग जब वो नीचे आ रहा है तो उस समय अगर हम एफबीडी बनाए फिर से इसके रिस्पेक्ट में, तो फिर से यहां पे नॉर्मल लगेगा, यहां पे mg लगेगा, लेकिन इस बार ma ऊपर लगेगा। सो इस बार नॉर्मल की वैल्यू मिल जाएगी तुमको mg माइनस ma, और ये बोला जा रहा है कि जो रीडिंग है वो 10% ऑफ इनिशियल है। 10% ऑफ इनिशियल मतलब ये 0.1 W हो गया। ये n1 मान लो और ये n2 मान लो, ये n1 और ये n2। सो अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। सो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और दोनों को माइनस कर रहा हूं। सो माइनस करूंगा तो mg प्लस ma माइनस 10 mg प्लस 10 ma इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो a की वैल्यू तुमको मिलेगी 9 mg बाई 11 m या फिर 9g बाई 11। सो 9g बाई 11 ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है तुम्हारा स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। हाँ, सेकंड केस कौन सा था जिससे मैंने दूसरा वाला एलबीडी बनाया है? ये आई थिंक हाँ डिसेंड कर रहा है। ये डिसेंड कर रहा है मतलब नीचे आ रहा है। ये डिसेंडिंग वाला केस है। सो स्यूडो फोर्स इस पर ऊपर लगेगा। अगर वो डिसेंड कर रहा है नीचे लिफ्ट तो स्यूडो फोर्स ऊपर, और इस वाले में एसेंड हो रहा है। एसेंड हो रहा है मतलब ऊपर जा रहा है, सो स्यूडो फोर्स नीचे। सो इस कॉन्सेप्ट से तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि n की वैल्यू हम कैसे निकालें साइन वाइज। n की वैल्यू बैलेंस करके, ये इक्विलिब्रियम पे दिखेगा अपने को लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, अभी हमने जैसा बात किया। तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्सेस के बराबर होंगे जब इक्विलिब्रियम पे होगा। तो वर्टिकल में सारे फोर्सेस बैलेंस्ड, हॉरिजॉन्टल में सारे फोर्सेस बैलेंस्ड, एक्स वाई जेड सारे फोर्सेस बैलेंस्ड। ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन था जो अपने अभी बात किया था। सो नॉर्मल की वैल्यू mg प्लस ma के बराबर हो जाएगी। इस केस में n2 प्लस ma mg के बराबर हो जाएगा, मतलब m2 की वैल्यू mg माइनस ma के बराबर हो जाएगा। सो इस तरीके से तुम्हारा ये फोर्सेज जो होंगे बैलेंस्ड मिलेंगे तुम्हें। चलो नेक्स्ट सवाल। ये सवाल भी तुम्हारा एक स्यूडो फोर्स के ऊपर ही बेस्ड है। सो क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक ऑफ मास m लाइज ऑन द वेज ऑफ मास कैपिटल M, जैसे ये डायग्राम में देख सकते हो, विच लाइज ऑन फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस तुम्हारा फिक्स्ड है, ठीक है। वेज फिक्स्ड नहीं है, हॉरिजॉन्टल सरफेस फिक्स्ड है। नाउ द वेज इज फ्री टू मूव ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। वेज का मूवमेंट हो सकता है।
A horizontal force of magnitude F is applied on the block as shown, neglecting friction at all surface. The value of force F such that block has no relative motion with respect to wedge. Block has no relative motion with respect to wedge का मतलब ये है कि अगर वेज मूव हो रहा है तो उसके साथ साथ ही ये ब्लॉक भी मूव हो रहा है. ऐसा नहीं है कि इस पे भी स्लिप कर रहा है. जैसे पॉसिबल, अगर मैं इस ब्लॉक का अगर मैं मोशन की बात करूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसकी. एक तो इस पे ये स्लिप कर सकता है, नीचे जा सकता है, और दूसरा इस वेज के साथ साथ ये आगे जा सकता है. मतलब ऐसा समझो कि जो तुम्हारा ये जो प्लेग्राउंड में होता है ना, जो बच्चों का खेलने वाला, क्या बोलते हैं उसको, जिससे बच्चा नीचे आता है, उसको मैं बस पे रख दूं. ठीक है, बस में उसको रख दूं तो बस आगे चल रहा है तो बच्चा भी आगे चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो नीचे भी स्लिप हो रहा है. तो ये जो ब्लॉक है ये पॉसिबल दो तरीकों से मूव कर सकता है. और ये वेज जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल सकता है, या तो इधर या तो इधर. सवाल में ये बोला जा रहा है कि F की वैल्यू बताओ सच दैट ये दोनों एक साथ चले. ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, सो ये भी एक्सेलरेशन ए से चल रहा होगा. तो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करके बोल सकते हैं कि F इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए. ठीक है, एम प्लस एम इंटू ए. सो अपने को एक्सेलरेशन यहां से हटाना है, ए की वैल्यू अपने को हटानी है, एफ की वैल्यू सिर्फ ढूंढनी है. सो ए की वैल्यू हटाने के लिए इस छोटे से ब्लॉक पर हम एफ बी डी ड्रॉ करते हैं. सो विथ रिस्पेक्ट टू वेज मैं इस ब्लॉक का एफ बी डी ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है, सो इसके एफ बी डी में तुमको मिलेगा एक इधर से फोर्स एफ, एक नीचे से यहां से mg, और एक तीसरा फोर्स जो कि इसका सरफेस लगाएगा जो कि होगा नॉर्मल. सो ये तीन फोर्सेस तुमको मिलेंगे यहां से. ठीक है, सो हम एक काम कर सकते हैं, जो ये इंक्लाइन प्लेन का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं ताकि नॉर्मल की जरूरत ही ना पड़े. मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा. सो इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में सिर्फ फोर्स देखो. अच्छा, और दूसरा और क्या हो सकता है. अच्छा, एक स्यूडो फोर्स भी तो आएगा इस पे. ये एक्सेलरेट हो रहा है. ठीक है, एक मिनट, ये एक्सेलरेट हो रहा है तो इस पे स्यूडो फोर्स एक पीछे के डायरेक्शन में आना चाहिए, बट ये भी साथ में हमने इसका एक्सेलरेशन माना है, मतलब ये रेस्ट पे है. नहीं, इसमें स्यूडो फोर्स आई थिंक नहीं आएगा, इसमें स्यूडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. mg नहीं पड़ेगी जरूरत. यहां पे एक स्यूडो फोर्स भी यहां पे लगाना पड़ेगा. सो इस पे एक इधर के डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स भी आएगा ma. हाँ ठीक है, अब सही है. ठीक है, सो इसका एफबीडी वेज के रिस्पेक्ट में ये आएगा. यहां पे चार फोर्सेस लगेंगे. एक तो F जो इस पे लग रहा था, एक mg, एक सरफेस का नॉर्मल. अब वेज जो है एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम इस पे फोर्स मतलब इसका हम एफबीडी बनाएंगे तो स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा अपने को अपोजिट डायरेक्शन में. इसका एक्सेलरेशन इधर है, सो इस पे स्यूडो फोर्स पीछे के डायरेक्शन में लगेगा. सो अलोंग द इंक्लाइन अगर हम फोर्सेज को बैलेंस करें, सो अलोंग द इंक्लाइन F cos थीटा प्लस माइनस F cos थीटा इज इक्वल टू अपने को मिलेगा ma cos थीटा प्लस mg sin थीटा. अपने को ये इक्वेशन मिलेगा. mg का इधर वाला कंपोनेंट sin थीटा और ma का इधर वाला कंपोनेंट cos थीटा. सो एक इक्वेशन यहां पे ये मिल रहा है अपने को,
और दूसरा इक्वेशन ये मिल रहा है अपने को। सो यहां से a को हम हटा सकते हैं, a की वैल्यू उठा के इसमें डालो। जब a की वैल्यू उठा के इसमें डालोगे तो जो तुम्हारा फोर्स की वैल्यू आएगी वो मिलेगा तुमको ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, f की वैल्यू इसमें उठा के डाल, a की वैल्यू उठा के इसमें डालना और इसको सॉल्व करना, तो तुम्हें आंसर ये मिलेगा। इसको मैं कहीं अलग भी सॉल्व करके दिखा सकता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, 1 मिनट। सो यहां से देख सकते हो कि f cos थीटा इक्वल्स टू m cos थीटा इंटू एफ बाई m प्लस mg साइन थीटा। सो इसको उधर ले जाओ। सो यहां से f की वैल्यू तुमको मिलेगी m प्लस m माइनस m बाई m प्लस m इंटू कॉस थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा। आई थिंक वो ऑप्शन दिख रहा है अब। साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा और बाकी इसको उधर ले जाओगे तो तुम्हें वो ऑप्शन दिख जाएगा। सो ये है स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, इस तरीके से तुम इसमें लगा सकते हो। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स तक का कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट। यहां पे फ्रिक्शन का पार्ट हम डिस्कस नहीं कर पाए आज। ठीक है, सो फ्रिक्शन और कॉन्स्ट्रेंट मोशन, ये जो दो पार्ट है इसका डिस्कशन नहीं हो पाया है। सो इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने आज का जो ये सेशन था इसमें तीनों लॉज और स्प्रिंग और स्ट्रिंग के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, ये सब सारी चीजें डिस्कस करी है इसमें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर के भी हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने अलग से भी उठाए हैं। सो बेस्ट सोर्स जो होगा तुम्हारा प्रैक्टिस करने का इन क्वेश्चंस को, वो होगा KBPY का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो तुमको या तो गूगल पे कहीं पे मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करना, या फिर तुम बुक ऑर्डर कर लो, अमेजन पे तुमको ये बुक मिल जाएगा। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट्स पे जो जो भी सवाल मतलब तुम्हें मिलेंगे KBPY में, वो सारे सवाल तुम कर सकते हो। ठीक है, इसी लेवल के सवाल जनरली पूछे जाएंगे तुमसे। सो दो कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन का और ये कॉन्स्ट्रेंट मोशन का, ये दो कॉन्सेप्ट रह गए हैं, इसको हम लोग अगली बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फिलहाल के लिए क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सवाल यहाँ से फ्रिक्शन से स्टार्ट होता है। हाँ, ये वीडियो जो है अपलोड हो जाएगी और जो स्लाइड है वो भी मैं तुमको भेज दूंगा ग्रुप पे, तो ये दोनों चीजें तुम देख लेना। ठीक है, बट थ्योरी लिखने की कोशिश करना खुद से, क्योंकि ये सब चीजें जो है ये आगे की चीजें हैं। बस मेन जो थ्योरेटिकल मेन पॉइंट्स हैं वो तुमको बस याद रहना चाहिए, तभी तुम इसके क्वेश्चन जो है ठीक से कर पाओगे।